जरा देखो तो, इस निकम्मे को ये बेकार सा नाग का बच्चा मिला है। लगता है इसके कंदाल माता पिता इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन इसे शक्ति महल के इस महत्वपूर्ण मुकाबले में आने की इजाजत क्यों दी गई है? इसका ये छोटा सा नाग का पिल्ला जहर की एक बूंद भी निर्माण कर सकता है क्या? इन सब का कहना गलत नहीं था। इन सारे योद्धाओं के पास एक से बढ़कर एक तिलस्मी जानवर थे। उनके शरीर से निकलती हुई ऊर्जा कई रंगों से चमक रही थी और मेरे पास था बस एक नन्हा सा नाग जो कितना कमजोर और छोटा था, जैसे कि अभी अभी पैदा हुआ हो। हमारे इंद्रपुरी साम्राज्य में तिलस्मी जानवर ही सब कुछ तय करते हैं, तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा अस्तित्व। चलो इस निकम्मे लड़के को यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। मेरे भेड़िए, विद्युत पर हमला करो। इसके बाद जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। वो भेड़िया जैसे ही मेरे पास पहुंचा वो रुक गया और उसने मेरे सामने अपनी गर्दन झुका दी, जैसे कि वो कुछ जानता हो जो मुझे नहीं पता था। अरे ये हो क्या रहा है? आगे जानने के लिए हमें विद्युत की कहानी शुरू से सुननी होगी। क्या सिर्फ पैसों के लिए बेवकूफ लड़का 3 सिर वाले इस खूंखार शेर से लड़ रहा है? इसका दिमाग तो ठिकाने है। इंद्रपुरी के लोगों की आंखें आज सिर्फ विद्युत के ऊपर टिकी थी, जो इस वक्त 6 फीट के 3 सिर वाले खूंखार शेर के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में एक आग थी, वो आग जिसमें आज कोई भी जलकर राख हो जाए, और उसके कानों में लोगों के वो ताने गूंज रहे थे। चल भाग यहाँ से, ना माँ का पता है ना बाप का। अरे मैं तो कहता हूँ इसे और इसकी दादी को इंद्रपुरी से बाहर निकाल फेंक देना चाहिए। आज के बाद कोई मुझे कुछ नहीं बोलेगा। और तभी वो शेर विद्युत के ऊपर झपटा। विद्युत ने अपनी पूरी जान लगा दी उसे खुद से दूर करने में, पर शेर का आकार बड़ा होने की वजह से वो शेर विद्युत पर हावी हो गया। उसके मुंह से उन योद्धाओं के खून की बदबू आ रही थी जिन्हें वो कुछ देर पहले डकार गया था। वहीं वहां मुकाबला देख रहे आचार्य अश्वत्थामा की नजर जैसे ही विद्युत पर गई, वो अचानक अपनी जगह से खड़े हो उठे। ये तो वही राघव रघुवंशी की पत्नी का लॉकेट है जो नहीं, मैं इसे मरने नहीं दे सकता, मुझे बचाना होगा इसे। वही विद्युत शेर के पंजे को पकड़कर उसे पीछे कर ही रहा था कि तभी आचार्य थामा ने विद्युत की कमीज को पकड़कर उसे मैदान से घसीटते हुए बाहर निकाल लिया। और फिर मैदान में एक घोषणा हुई, 50 करोड़ जीतने की इस रेस से विद्युत बाहर होता है। जैसे ही विद्युत ये सुनता है, उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। छोड़ो मुझे, तुम्हारी वजह से आज मैं 50 करोड़ रुपए जीतते रह गया। क्या जरूरत थी तुम्हें मेरा बाप बनने की? मैंने सिर्फ तुम्हारी उम्र देखकर तुम्हें बचाया है उससे। तो डकारने देते ना उसे मुझे। वैसे भी जीकर मैंने क्या ही उखाड़ लिया आज तक। सिर्फ बेइज्जती सही है, मैंने सिर्फ एक मौका था मेरे पास 50 करोड़ जीतकर सब सही करने का, पर तुमने सब बेकार कर दिया। ये बोल विद्युत वहाँ से गुस्से में निकल गया। करोड़पति बनने गया था या खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाने गया था? उनके सामने 2 साल की उम्र है तेरी और इतना बड़ा हो गया। हाँ, अभी तक तूने जिंदगी का जी भी नहीं देखा और अपने सामने बैठे बुजुर्ग से ऐसे बात करता है। दादी की आवाज में एक अजीब गंभीरता थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बरसों से दबाई हुई कहानी आज खोल रही हो। विद्युत, तू जानता है इस दुनिया में कभी 7 महान योद्धा हुआ करते थे। उन्हें सुपर 7 वॉरियर्स कहा जाता था। ये 7 योद्धा इतने ताकतवर थे कि उनके नाम से ही दुश्मनों के होश उड़ जाते थे। हाँ दादी, मैंने सुना है, लेकिन वो सब तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे ना? गायब नहीं बेटा, उन्हें गायब किया गया और तेरे पिता उन 7 में से एक थे। क्या मेरे पिता सुपर 7 वॉरियर्स में से एक थे? ये कैसे हो सकता है? विद्युत को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखें फैल गईं। दादी ने उसके हाथ को कसकर पकड़ा। हाँ बेटा, तेरे पिता का नाम था राघव रघुवंशी। द थंडर ब्लेड के नाम से पूरी दुनिया उन्हें जानती थी। पांच मूल तत्वों पर काबू पाने वाले इस युग के पहले योद्धा, नश्वर सम्राट रैंक के महान योद्धा। लेकिन दादी, फिर वो कहाँ गए, क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले की बात है बेटा। उस समय सुपर 7 वॉरियर्स की धाक पूरी दुनिया में थी। 7 योद्धा, 7 अलग अलग शक्तियों के मालिक, 7 एक दूसरे से भी ज्यादा ताकतवर। उनके आगे कोई टिक नहीं सकता था। दादी की आवाज में गर्व था,
लेकिन साथ ही दर्द भी। वो आगे बोलने लगी। पहले थे तेरे पिता राघव रघुवंशी, द थंडर ब्लेड, बिजली की शक्ति के महान योद्धा। उनका वार इतना तेज था कि दुश्मन को पता ही नहीं चलता था हमला कब हुआ। तेरा ये भाला तेरे पिता का दिव्य अस्त्र है, विद्युत वज्र। इस भाले से उन्होंने अनगिनत युद्ध जीते। तो इसलिए भाला सिर्फ मेरे हाथ में आता है? हाँ बेटा, दूसरे थे महान ऋतिक वेदा, द आइस गार्डियन, पानी और बर्फ की शक्ति के मालिक। आज जो तू उन्हें देखता है वो उस समय से कमजोर हो चुके हैं। उनकी असली ताकत तो बेटा वो पूरे समंदर को जमा सकते थे। क्या महान ऋतिक वेदा भी उन 7 में से थे? हाँ बेटा, तीसरे थे तेरे आचार्य थामा, द लेजेंड टाइगर, जिनसे आज तू बदतमीजी करके आया है। अग्नि शक्ति के योद्धा। तू जानता नहीं तेरे आचार्य कितने महान हैं। एक समय था जब उनकी आग से पूरे साम्राज्य राख हो जाते थे, पर उन पर एक श्राप लगा दिया गया, एक सील चढ़ा दी गई जिसने उनकी अधिकतर शक्तियां बांध दी। आचार्य पर सील? लेकिन किसने? विद्युत को झटका लगा। आचार्य थामा ने कभी ये बात नहीं बताई थी। चौथे थे देवनाथ, द अर्थ शैडो, धरती की शक्ति के योद्धा। वो जमीन से जो चाहे निकाल सकते थे। उनके हाथों में धरती की हर धातु, हर पत्थर, हर रत्न का नियंत्रण था। कहते हैं उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे पहाड़ गायब कर दिए थे। और बाकी 3? पांचवी थी महारानी वायु देवी, द विंड क्वीन, हवा की शक्ति की स्वामिनी। उनकी एक फूंक से तूफान आ जाते थे। राजकुमारी ऐश्वर्या उन्हीं की शिष्या की पोती हैं। राजकुमारी ऐश्वर्या की दादी उन 7 में से थी? हाँ बेटा, छठे थे ब्रह्मर्षि कश्यप, द स्पेस वॉरियर, आकाश तत्व के मालिक। वो अंतरिक्ष की शक्ति को मोड़ सकते थे, समय को धीमा कर सकते थे। उनके सामने कोई भी हमला बेकार था, क्योंकि वो हमले को समय में ही रोक देते थे। और सातवें? और सातवें थे सबसे रहस्यमयी योद्धा, अघोर तांत्रिक शिवांश। वो सभी 5 तत्वों को मिलाकर छठी शक्ति प्राण शक्ति का इस्तेमाल करते थे। जीवन और मृत्यु दोनों उनके हाथ में थे। कहते हैं उन्होंने ही ब्रह्मचक्र सील बनाई थी। ब्रह्मचक्र सील? वो तो मेरे पास है। तो क्या? विद्युत का दिल तेजी से धड़क रहा था। ये वही तकनीक थी जो उसके पास थी। दादी आगे बोलने लगी। ये 7 योद्धा बेटा, ये सिर्फ योद्धा नहीं थे, ये एक भाईचारा था, एक परिवार। तेरे पिता कहते थे हम 7 शरीर हैं पर एक आत्मा। जब भी कोई खतरा आता ये 7 साथ लड़ते। कभी कोई इनको हरा नहीं पाया। फिर क्या हुआ दादी? वो कहाँ गए? क्यों नहीं लौटे? 20 साल पहले एक रात तेरे पिता के पास एक संदेश आया। संदेश था कि कोई बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, इतना बड़ा खतरा कि पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। 7 योद्धाओं को एक गुप्त स्थान पर बुलाया गया। माँ, अगर मैं वापस नहीं आया तो विद्युत को भाला देना। उसे बताना कि उसके पिता एक कायर नहीं थे। हम जो करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया को बचाने के लिए कर रहे हैं। मेरे बेटे को बताना उसके पिता ने धर्म के लिए अपनी जान दे दी। और फिर राघव रघुवंशी चले गए, 7 योद्धा एक साथ उस रहस्यमयी खतरे का सामना करने। तेरे पिता गए, 7 योद्धा गए। 1 हफ्ता बीता, 1 महीना बीता, 1 साल बीता। कोई खबर नहीं, कोई निशान नहीं, बस गायब जैसे धरती निकल गई उन्हें।
कुछ साल बाद 2 योद्धा वापस आए, आचार्य थामा और ऋतिक वेदा, पर वो भी ऐसे लौटे जैसे वो कोई योद्धा ना हो। राज्य ने, साम्राज्य ने, किसी ने तो कुछ किया होगा। बेटा, उन्हें ढूंढा तो गया पर कुछ भी नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गए, कुछ कहते हैं वो किसी दूसरी दुनिया में फंस गए, कुछ कहते हैं उन्होंने खुद को किसी बड़ी शक्ति में बदल दिया जो दुनिया की रक्षा कर रही है। पर सच क्या है दादी? सच कोई नहीं जानता बेटा। बस इतना पता है कि जिस दिन से वो गए दुनिया में अंधेरा छा गया, राज्यों में युद्ध बढ़ गए, दुष्ट योद्धाओं का उदय हुआ और सबसे बड़ी बात, उस खतरे का कोई निशान नहीं मिला जिसका सामना करने वो गए थे। तो क्या वो सब झूठ था? क्या कोई खतरा था ही नहीं? नहीं बेटा, कोई न कोई जरूर उन सातों को जाल में फंसा कर ले गया। तेरे पिता इतने मूर्ख नहीं थे। कोई है जो सच जानता है और एक दिन तुझे उसे ढूंढना होगा। दादी ने विद्युत के गले का लॉकेट छुआ। वो लॉकेट हल्का चमकने लगा। ये लॉकेट ये तेरी माँ का है। तेरी माँ भी एक महान योद्धा थी, द लाइटनिंग रोज कहलाती थी। जब तेरे पिता गायब हुए, तेरी माँ ने तुझे मेरे पास सौंपा और खुद उन्हें ढूंढने निकल गई। वो कभी वापस नहीं आई। बेटा, तेरे पिता ने जाने से पहले मुझसे एक और बात कही थी। उन्होंने कहा, माँ, अगर हम नहीं लौटे तो एक दिन कोई और आएगा, कोई जो हमारे सपने को पूरा करेगा। वो ब्रह्म योद्धा बनेगा और इस दुनिया को असली शांति देगा। ब्रह्म योद्धा? मतलब मुझे? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ वो कोई तू बने। तू उन 7 योद्धाओं का सपना पूरा करे। तू ब्रह्म योद्धा बनकर इस दुनिया को वो शांति दे जो तेरे पिता नहीं दे पाए। विद्युत खड़ा हो गया। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात का अंधेरा धीरे धीरे छट रहा था। सुबह की पहली किरण आसमान में फैलने लगी थी। दादी, मैं वादा करता हूँ, मैं ब्रह्म योद्धा बनूंगा। मैं उन 5 योद्धाओं को ढूंढूंगा और अगर वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मैं उनका सपना जरूर पूरा करूंगा। अचानक उसके लॉकेट से एक हल्की रोशनी निकली। उसके हाथ का भाला भी चमकने लगा और उसकी कलाई पर लिपटा छोटा नाग भी अजीब तरीके से हिलने लगा। ये क्या हो रहा है? बेटा, तू अकेला नहीं है। तेरे माता पिता की आत्मा तेरे साथ है और जब तू तैयार होगा तुझे वो सब मिलेगा जो उन 7 योद्धाओं के पास था। मैं नहीं जानता मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा। जो 7 योद्धा मिलकर नहीं कर पाए, शायद एक ब्रह्म योद्धा वो कर सके। जिस थामा की बेइज्जती कुछ देर पहले पूरी सभा के सामने हुई थी, वही अब गुप्त रूप से विद्युत का गुरु बनने वाला था। क्या ये थामा का कोई गहरा षड्यंत्र है, जहां एक तरफ है ब्रह्म शक्ति तो दूसरी तरफ विनाश का रास्ता? क्या विद्युत बनेगा दुनिया का सबसे शक्तिशाली ब्रह्म योद्धा, या उसकी अपनी ताकत ही उसे महाप्रलय की ओर ले जाएगी? जानने के लिए सुनिए ये धमाकेदार कहानी अंत तक। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें युद्ध और लड़ाई की वो सारी तकनीकें सिखाऊंगा जिन्हें सीखकर तुम एक दिन इस धरती के सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म योद्धा बन जाओगे। मेरे पास एक रहस्यमयी तकनीक है जिसके इस्तेमाल से तुम इतने ताकतवर बन जाओगे कि तुम्हें कोई घायल नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने 3 चक्रों को जागृत करना होगा। मूल तात्विक शक्तियों को हासिल कर उन पर काबू पाना होगा। आज मैं तुम्हारे पहले मूलाधार चक्र को जागृत करने में मदद करूंगा। इससे पहले तुम्हें मुकाबला जीतना होगा और शक्ति महल के स्तंभ में उस महान युद्ध की तकनीक हासिल करनी होगी जिसे आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया। इसलिए तुम्हें उस महाशक्ति अस्त्र को पाना है। तुम्हें किसी भी तरह पहले स्थान पर आना है। ये बात ध्यान रखना विद्युत। आचार्य, मैं पहले स्थान को जरूर हासिल करूंगा। ऐसा कहते वक्त विद्युत की आंखों में एक ऐसी चमक थी जैसे बिजली कड़क रही हो। थामा मुस्कुराते हुए बोले, शक्ति महल जाने का समय हो गया। मैं अब चलता हूँ, तुम्हें वहीं मिलूंगा। पर ध्यान रहे किसी को भी ये पता न चले कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे शिष्य। और आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें अकेले ही लड़ना होगा। विद्युत जोश के साथ बोला, आचार्य, आप परेशान ना हो, आप बस मेरा शक्ति प्रदर्शन देखिएगा। फिर वो मन ही मन में, संभल कर रहना तेजस, विद्युत आ रहा है।
जब थामा वहाँ से चले गए तब विद्युत ने भी पहाड़ी से उतरना शुरू किया, पर विद्युत हैरान था। पहले के मुकाबले अब उसे पहाड़ी से उतरने में बहुत कम समय लगा और उसका शरीर भी पहले के मुकाबले मजबूत और ताकतवर हो गया। तूने मुझसे झूठ बोला और कसम तोड़ी। तूने लॉकेट को गले से क्यों निकाला? क्या सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? बेटा, मैं तेरे बाप की माँ हूँ। तू इतना बड़ा हो गया है कि मुझसे पूछे बिना मुकाबले में भी हिस्सा ले रहा है। विद्युत बोला, आपको कैसे पता चला? तू जब कल यहाँ नहीं था तो तेजस और उसके पिता आए थे। मैंने उनसे कहा कि तू मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। बेटा, जब तक तेरे पिता लौट कर नहीं आते तब तक हमें ऐसे ही छुप कर रहना होगा। तू नहीं जानता तुझे बचाने के लिए तेरे माँ बाप ने कितनी परेशानियों का सामना किया है। वो चाहते थे कि तू जिंदा रहे और अपनी जिंदगी आराम से जिए। बेटा, तू मुझसे वादा कर कि तू एक आम जिंदगी जिएगा और दोबारा लॉकेट को नहीं उतारेगा। ये बात सुनकर विद्युत प्यार से अपनी दादी को बिस्तर पर बिठाकर बोला, दादी, आप कहती थी कि मेरे पिता एक महान योद्धा थे। उन्होंने आपको ये भाला मुझे देने के लिए दिया था क्योंकि वो भी यही चाहते थे कि मैं ताकतवर बनूं और उन्हें ढूंढूं। क्या आप यही चाहती हैं कि मैं एक नालायक बना रहा हूँ? क्या पता वो मेरा इंतजार कर रहे हो कि उनका बेटा एक दिन लौटेगा और उन्हें बचाएगा। इसलिए दादी, मुझे शक्ति महल जाने की इजाजत दीजिए। ये सुनते ही दादी रोने लगी। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे और वो अपने पोते विद्युत के गले लगकर बोली, मेरा बेटा तो चला गया, अब ये बूढ़ी दादी इतनी ताकत कहाँ से लाएगी? अगर मेरे पोते को कुछ हो गया तो? दादी को रोते देख विद्युत दृढ़ता से बोला, दादी, मैं ताकतवर बनूंगा और इतना ताकतवर बनूंगा कि मेरे दुश्मनों की रूह भी खौफ खाएगी। ऐसा कहते वक्त उसके शरीर से बिजली की छोटी छोटी चमक बाहर आने लगी और उसके गले का लॉकेट लगातार उन्हें सोचते हुए चमकने लगा। जब दादी ने ये देखा तो उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और बोली, तूने अपना पहला चक्र जागृत कर लिया? जी हाँ दादी, अब मैं 15 साल का हो गया हूँ और मैं धीरे धीरे मेहनत और ध्यान करके अपने 7 चक्रों को जागृत करूंगा और एक दिन ब्रह्म योद्धा बनूंगा। ये सुनते ही दादी अचानक ही कुछ ढूंढने लगी और कमरे के सामान को उठाकर इधर उधर फेंकने लगी। विद्युत से रहा नहीं गया और उसने पूछा, आप क्या ढूंढ रही हैं दादी? तभी दादी ने एक छोटी अटैची के जितना बक्सा उसके हाथ में दिया और कहा, देख, ये तेरे पिता के कपड़े हैं विद्युत। जब भी तेरे पिता लड़ाई या मुकाबले के लिए जाते थे तो वो अक्सर इन्हीं कपड़ों को पहनते थे। ये कपड़े बहुत मजबूत हैं, जो शक्ति और ऊर्जा से बने हैं। इनमें कभी बदबू नहीं आती और ना ही ये कभी गंदे होते हैं। अब जब तू अपनी जिंदगी का पहला मुकाबला लड़ने जा रहा है तो ऐसे कपड़े पहन कर जाएगा क्या? वहाँ पर बड़े बड़े अमीर और ताकतवर योद्धा आएंगे तो तू किसी से भी कम नहीं दिखना चाहिए। ये सुनकर विद्युत ने जल्दी से बक्सा खोला। उसके अंदर एक छोटा सा ग्रंथ और एक जोड़ी लाल और काले रंग के कपड़े थे। विद्युत जैसे ही ग्रंथ को छूने वाला था तो दादी ने उसे रोका और बोली, विद्युत, इसे जब तू जीत कर आएगा ना तब दूंगी। अभी सिर्फ ये कपड़े लेने हैं तुझे। दादी की बात सुनकर विद्युत ने जिद नहीं की और अपने पिता के कपड़े पहन लिए। काले रंग के कपड़ों पर लाल रंग का कोट और उस कोट पर अग्नि, वायु, पानी, आकाश, भूमि के चिन्ह बने थे। जब विद्युत ने उन चिन्हों के बारे में पूछा तो दादी बोली, तेरे पिता एक महान योद्धा थे बेटा। वो अग्नि, वायु, जल, आकाश, भूमि सभी शक्तियों को जागृत कर चुके थे। वो एक महान योद्धा थे। तो बिल्कुल उनके जैसा है। लंबे बाल, गोरा चेहरा और एक मस्कुलर शरीर के साथ लंबी कद काठी में काले रंग के कपड़ों के ऊपर लाल कोट, पीछे पंच तत्व के निशान, हाथ में सुनहरे रंग का भाला और गले में चमकते लॉकेट के साथ विद्युत एक महान योद्धा लग रहा था। दादी ने अब उसके माथे पर तिलक लगाया और कहा, जा बेटा, पर ध्यान रहे अपनी शक्ति से कम लोगों को आकर्षित कर। जब विद्युत अंदर गया तो उसकी आंख सामने का नजारा देखकर खुली की खुली रह गई। शक्ति महल के अंदर सैकड़ों योद्धा थे। ये सभी योद्धा मुकाबले में भाग लेने के लिए आए थे। ये देखकर विद्युत हैरान था। तभी उसकी नजर शक्ति महल की छत पर गई, जो सैकड़ों चमकदार मोतियों से बनी थी, जिससे चारों तरफ दिन जैसी रोशनी फैल गई थी। तभी एक लड़के की हंसने की आवाज आई। देखो कौन आया? महान विद्युत।
विद्युत ने मुड़कर देखा, सामने तेजस खड़ा था, पर इस वक्त उसके साथ उसके योद्धाओं का समूह नहीं बल्कि कुछ नए चेहरे थे। विद्युत ने एक नजर उसको देखा और आगे की तरफ जाने लगा। उसे अपने आचार्य की बात याद थी कि तेजस से मुकाबले में उसका सामना होना ही था, इसलिए उसने सोचा था कि वो उसे वहीं पर सबक सिखाएगा। तभी एक आवाज गूंजी और सभी का ध्यान उस आवाज की ओर गया। जब विद्युत ने मंच की ओर देखा तो वे हैरान हो गया। मंच पर थामा ऋतिक वेदा के साथ बैठे थे। उनके बगल में बैठे थे राजघराने के राजा नागार्जुन और उनकी बेटी नागा ऐश्वर्या। इसके साथ राज्य के 20 ताकतवर लोगों का समूह बैठा था। ये साम्राज्य के सबसे ताकतवर योद्धाओं का समूह था जो इस मुकाबले का निर्णय लेने के लिए आए थे। साथ ही इनका काम मुकाबले के दौरान कोई हादसा न हो, इस बात का ध्यान रखना था। ये सभी वे लोग थे जो अपनी शक्ति के 5वें चक्र को पार कर चुके थे। तभी उनमें से एक बूढ़ा आदमी जो कि हल्के नीले रंग के कपड़े पहने हुए था, खड़ा होकर आगे आया। वो इंसान देखने में तो एक शांत स्वभाव का था, पर जब वो बोला तो सभी के रोंगटे खड़े हो गए। मेरा नाम बुजुर्ग द्रोण है। मैं आप सभी जवान पीढ़ी का इस प्रतियोगिता में स्वागत करता हूँ। एक बात का ध्यान रहे, अगर किसी ने भी अपने व्यक्तिगत शत्रुता को निकालने का प्रयत्न किया तो मैं उसे राज्य से बाहर खदेड़ दूंगा, भले ही वो किसी भी दल, किसी भी बुजुर्ग या राजघराने से संबंधित क्यों न हो। जो लोग प्रतियोगिता में जीतेंगे वे प्रतियोगिता में आगे बढ़ते रहेंगे और जो हार जाएंगे वे बिना किसी शत्रुता के प्रतियोगिता को देख सकते हैं। इसके साथ ही प्रतियोगिता के नियम में कुछ बदलाव किए गए हैं। आप सभी के साथ राजकुमारी ऐश्वर्या और आचार्य रामकृष्ण की शिष्या मायरा, नायरा और मेरा शिष्य लक्ष्य भी भाग ले रहा है। प्रतियोगिता में जीतने वाले उच्च 10 योद्धाओं को राज्य में एक योद्धा की उपाधि और विशेष उपहार दिए जाएंगे। इसके अलावा जो प्रथम स्थान पर आएगा उसे महान ऋतिक वेदा अपनी मूल तत्व की एक विशेष तकनीक देंगे। साथ ही उसे शक्ति महल की दिव्य गुफाओं से एक शक्ति तकनीक हासिल करने का मौका मिलेगा। जो योद्धा उच्च 10 स्थान हासिल करेंगे उन्हें राज्य की उच्च 10 की उपाधि दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें राज्य के अंदर एक भव्य घर और 1000 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। जब लोगों ने ये सुना तो वे जोर जोर से नागा अर्जुन और लीडर ऋतिक वेदा का शुक्रिया करने लगे। शोर सुनकर बुजुर्ग द्रोण ने तेज आवाज में कहा, महाराज नागार्जुन और ऋतिक वेदा जैसा कोई नहीं। महाराज की जय हो। अब जिसका नाम बोला जाए वो इस बड़े पत्थर पर अपना हाथ रखेगा और अपनी ऊर्जा इसमें भेजेगा, जिससे हमें उसकी मूल ऊर्जा के बारे में पता चलेगा। ध्यान रहे, जिसने अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया है वो अभी भी पीछे हट सकते हैं। ये कहकर बुजुर्ग द्रोण ने अपना एक हाथ पत्थर पर रखा और पत्थर में से दहकती आग की लपटें निकलने लगी और बुजुर्ग द्रोण मुस्कुराने लगे। पास ही बैठे ऋतिक वेदा ने कहा, बहुत खूब बुजुर्ग द्रोण, आपकी शक्तियां काफी बढ़ गई हैं। बहुत जल्द आप छठे चक्र को जागृत कर पाएंगे। वहाँ खड़े सभी जवान पीढ़ी के योद्धा बुजुर्ग द्रोण की शक्तियों की तारीफ करने लगे। बुजुर्ग द्रोण ने अब नायरा का नाम लिया। सफेद ड्रेस में नायरा बहुत सुंदर लग रही थी। अपना नाम सुनकर वो आगे आई और पत्थर पर हाथ रखा। सभी हैरान हो गए क्योंकि नायरा के हाथ रखते ही उस पत्थर पर एक पतली सी बर्फ की परत जमने लगी। उसके बाद भीड़ से निकलकर मायरा आगे आई और उसने जैसे ही पत्थर पर हाथ रखा, पत्थर पर जमी बर्फ पिघलने लगी और भाप बनकर उड़ गई। बुजुर्ग द्रोण ने कहा, शानदार, अद्भुत। इसके बाद एक लड़का जिसके चेहरे पर घमंड साफ देखा जा सकता था आगे आने लगा। जैसे जैसे वो लड़का आगे बढ़ रहा था, एक हवा का झोंका वहां खड़ी भीड़ को अलग करता जा रहा था। ये लड़का बुजुर्ग द्रोण का शिष्य लक्ष्य था। लक्ष्य ने मंच पर आकर उस बड़े पत्थर पर हाथ रखा तो वो बड़ा पत्थर जमीन से उठकर हवा में उठ गया। ये नजारा देखकर
बुजुर्ग द्रोण के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये देख ऋतिक वेदा ने कहा, ये लड़का तो कमाल का है। कमाल का तो है। 17 साल की छोटी उम्र में ऐसी शक्ति तो हम दोनों में भी नहीं थी, पर ये ब्रह्म योद्धा बनने के काबिल नहीं है। चलो आगे देखते हैं। तभी चारों तरफ का वातावरण खुशबू से महक गया और एक लड़की अपने धीमे कदमों से आगे आई। इस लड़की के कपड़ों पर शाही निशान था और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी ऐश्वर्या थी। जैसे ही ऐश्वर्या ने पत्थर पर हाथ रखा, पत्थर के नीचे से मिट्टी ने उठकर उसे जकड़ लिया और उसे हॉल की छत तक ले गई और कुछ देर बाद वो पत्थर वैसे ही नीचे आ गया। ये नजारा देखकर नागा अर्जुन बोले, बहुत खूब, राजकुमारी की शक्तियां बढ़ गई है और जल्द ही वो दूसरा चक्र जागृत कर लेगी। इस पर बूढ़े थामा भी बोले, हाँ, इस लड़की में अद्भुत शक्ति है। ये लड़की जरूर एक ताकतवर योद्धा बनेगी। इधर सभी से अनजान विद्युत शक्ति महल में बनी आरामदायक कुर्सियों पर बैठा हुआ सभी योद्धाओं का शक्ति परीक्षण देख रहा था। इसके बाद एक एक करके बहुत से योद्धा आगे आते रहे, जिनमें से बहुत से योद्धा तो नाकाम हो गए क्योंकि उन्होंने अपना पहला चक्र जागृत नहीं किया था। तभी एक योद्धा भीड़ से आगे आकर मंच पर आया। ये तेजस था। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि वहां खड़ी भीड़ देख भी नहीं पाई। ये देख सभी चौंक गए और वहां खड़े राजकुमारी और लक्ष्य सहित सभी लोग तेजस को हैरानी से देखने लगे। तेजस के हाथ रखते ही वो पत्थर हवा में उड़ने लगा। ये देखकर लोग और भी हैरान हो गए, जबकि लक्ष्य की भौहें सिकुड़ गई क्योंकि कहीं न कहीं उसके अभिमान को ठेस पहुंची थी। बुजुर्ग द्रोण अब मुकाबले के खत्म होने का ऐलान करने वाले थे कि काले कपड़ों में लाल कोट पहने विद्युत सामने आया और बोला, बुजुर्ग द्रोण, अभी मेरा शक्ति परीक्षण बाकी है। लड़के, तुम्हारा नाम इस लिस्ट में नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम विद्युत रघुवंशी है। तभी मैदान में बुजुर्ग द्रोण की भारी आवाज सुनाई। प्रतियोगिता का पहला भाग समाप्त हो चुका है और वैसे भी तुम्हारी उम्र को देखकर मुझे नहीं लगता कि तुम अपना पहला चक्र जागृत भी कर पाए होगे। बुजुर्ग द्रोण की बात सुनकर विद्युत ने गंभीर आवाज में कहा, मैंने सुना है महान बजरंग ने अपना पहला चक्र 10 साल की उम्र में जागृत कर लिया था। मैं तो फिर भी 14 साल का हो चुका हूँ। मैं क्यों नहीं अपनी शक्तियों के चक्र को जागृत कर सकता हूँ? विद्युत की बात सुनकर वहाँ मौजूद खड़े सभी लोग चौंक गए और बुजुर्ग द्रोण नाराजगी से बोले, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम महान बजरंग की तरह शक्तिशाली हो? बुजुर्ग द्रोण की बात सुनकर विद्युत समझ गया कि बुजुर्ग द्रोण उसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसने अपनी बेखौफ नजरों के साथ कहा, बुजुर्ग द्रोण, महान बजरंग एक नश्वर रैंक के योद्धा थे। मैं एक ब्रह्म योद्धा बनूंगा। जब वहाँ खड़े योद्धाओं ने ये सुना तो विद्युत पर हंसने लगे। विद्युत बोला, आप सबके हंसने से मुझे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस मुकाबले को मैं ही जीतूंगा। ये सुनते ही बुजुर्ग द्रोण क्रोध में बोले, लड़के, तू जीतेगा तो तब जब तू मुकाबले में हिस्सा लेगा। ये कहने के पश्चात बुजुर्ग द्रोण ने कहा, सैनिकों, बंदी बना लो इस लड़के को। इसने शक्ति महल के नियमों को तोड़ा है और चोरी से शक्ति महल में घुसना एक अपराध है। बुजुर्ग द्रोण के कहते ही 8 से 10 योद्धा अपने हाथ में तलवार लिए विद्युत को घेरने लगे। सैनिकों को घेरते देख तेजस आगे आया और अपनी गंभीर आवाज में विद्युत को रोकते हुए बोला, बुजुर्ग द्रोण, मुझे लगता है आपसे कुछ गलती हुई है। मैंने और विद्युत ने एक साथ मुकाबले में हिस्सा लिया है। लेकिन वो आगे कुछ कहता कि तभी उन्होंने नाराजगी से तेजस की ओर देखते हुए कहा, अब तुम मुझे बताओगे कि मेरी गलती क्या है? अपनी जगह पर चुपचाप खड़े रहो, वरना मैं किसी बुजुर्ग के काम में दखल देने की वजह से तुम्हें मुकाबले से बाहर भी कर सकता हूँ। वहीं तेजस समझ गया कि बुजुर्ग द्रोण अपने ओहदे का फायदा उठा रहे हैं, जिसके चलते उसे बुजुर्ग द्रोण पर गुस्सा आने लगा कि तभी लक्ष्य की गंभीर आवाज सुनाई दी, तेजस, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी जुबान तुम्हारी रफ्तार के मुकाबले काफी तेज है? लक्ष्य, शायद मुकाबले के दौरान मैं तुम्हें सही से बताऊंगा कि मेरे हमले उससे भी तेज हैं। संभल कर रहना लक्ष्य। इधर जब विद्युत ने देखा कि 8 से 10 योद्धा उसे गिरफ्तार करने वाले हैं, तो उसने उनको रोकने के लिए अपना भाला
भाला बाहर निकाला और जैसे ही सैनिक उसकी ओर बढ़े उसने अपना भाला जमीन पर गाड़ दिया, जिससे फर्श पर दरारें पड़ गईं और आकाश से बिजली हॉल की छत में छेद करते हुए सभी सैनिकों पर गिर गई, जिससे उन्हें एक तेज झटका लगा और वो सभी लड़खड़ा कर गिर गए। वहाँ मौजूद लोग ये देखकर चौंक गए और बोले, अरे ये कैसे हो सकता है? कुछ लोग आपस में बातें करने लगे। तभी बुजुर्ग द्रोण बोले, तो शक्तिशाली है लड़के, पर इतना भी नहीं। और उनकी शक्ति बाहर आने वाली ही थी कि एक तेज आवाज वहाँ पर गूंजी, रुक जाए बुजुर्ग द्रोण। ये आवाज महान ऋतिक वेदा की थी। उनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था। वो आगे आकर बोले, ये लड़का झूठ नहीं बोल रहा है। इसका कागज आप शक्ति महल के सभागृह में भूल आए थे। लड़के, माना तुम ताकतवर हो, पर अपनी शक्तियों को काबू में रखना सीखो। अनियंत्रित शक्तियाँ अपनी दिशा खो देती हैं। तुम अपना परीक्षण पूरा करो। विद्युत ने आदर भाव से सभी से अपने बर्ताव के लिए माफी मांगी और मंच पर रखे पत्थर पर अपना हाथ रख दिया, लेकिन पत्थर में कुछ बदलाव नहीं हुआ। ये देख बुजुर्ग द्रोण बोले, मैंने कहा था ना, तुम इस प्रतियोगिता के लायक नहीं हो। जाओ और अभ्यास करो। पर बुजुर्ग द्रोण अपने शब्दों को पूरा कर पाते इससे पहले ही आकाश में गर्जना हुई और एक सफेद बिजली उस पत्थर से टकराई और उस पत्थर में दरार पड़ गई। ये नजारा देख वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। सबसे ज्यादा हैरान थे बुजुर्ग द्रोण। असंभव, इस पत्थर को तो मैं भी अपनी शक्ति से नहीं तोड़ सकता। क्या मैं पास हुआ? विद्युत का सवाल सुनकर बुजुर्ग द्रोण ने कहा, हाँ, तुम पास हो गए। अब विद्युत मंच से उतरकर तेजस के पास गया और उसका शुक्रिया किया। शुक्रिया तेजस। शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। पर तेजस ने उसे ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो उसे जानता ही नहीं। क्या हम कुछ पूछ सकते हैं? राजकुमारी ऐश्वर्या की, जो बड़ी अदा के साथ चलते चलते उनके पास पहुंची और मुस्कुराते हुए घमंड से बोली, हमारा नाम ऐश्वर्या है। हम राजा नागा अर्जुन की बड़ी राजकुमारी और दल की होने वाली अगली लीडर हैं। और आप कौन हैं? मैं किसी दल या लीडर का बेटा नहीं हूँ और ना ही मैं किसी बुजुर्ग का शिष्य हूँ। मैं तो आपके राज्य का एक आम लड़का हूँ। विद्युत ने शांत आवाज में कहा। पर विद्युत का ये परिचय सुनकर राजकुमारी हैरान रह गई, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि उनके सामने जिस लड़के ने अपनी शक्ति से सभी बुजुर्ग और उसके पिता के साथ लीडर ऋतिक वेदा को भी हैरान कर दिया था, वो लड़का एक आम परिवार का बेटा था। राजकुमारी को लगा विद्युत अपनी पहचान छुपाने की कोशिश कर रहा था। तभी मंच पर बैठे बुजुर्ग द्रोण ने घोषणा की, आप सब ध्यान से सुनिए। प्रतियोगिता का अगला भाग आज से ठीक 7 दिन बाद होगा। यहाँ से जाते समय आप सभी को एक एक अंगूठी दी जाएगी। ये अंगूठी एक दिव्य पत्थर से बनी है, जिसमें एक कमरे जितनी जगह है। इसमें प्रतियोगिता की अगली परीक्षा की जानकारी है। आप सभी को 7 दिन के बाद यहाँ लौट कर आना है। आपके द्वारा पूरी की गई चुनौती से साबित होगा कि कौन अगली परीक्षा में जाएगा और कौन परीक्षा से बाहर होगा। एक बात ध्यान रहे, इन 7 दिनों तक आप पर राजघराना पूरी नजर रखेगा, साथ ही शक्ति महल के बुजुर्ग भी। तो कोई भी चालाकी करने या अपने दल से मदद लेने की कोशिश ना करे। इसी के साथ परीक्षा का पहला भाग समाप्त होता है। बुजुर्ग द्रोण की घोषणा खत्म होने के बाद राजकुमारी ने ऐलान किया, हमारी परीक्षा में पास होने की खुशी में राजघराने में एक जश्न होगा आज रात। आप सभी उसमें आमंत्रित हैं। क्या तुम राजघराने के जश्न में शामिल होने जा रहे हो? विद्युत ने सामान्य भाव से हामी में सिर हिलाया और दोनों को नजरअंदाज करते हुए चलने लगा। अब मायरा ने फिर से पूछा, हम आज तक जश्न में अकेले नहीं गए, इसलिए क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हम दोनों बहनें वादा करती हैं कि अगर कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगी। तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। विद्युत ने सामान्य भाव से कहा, मुझे क्या एतराज होगा, चलो। और वैसे भी मैं सिर्फ जश्न में शामिल होने जा रहा हूँ, वो जश्न मेरा नहीं है। ऐसा कहते हुए विद्युत चलने लगा और दोनों बहनें विद्युत के साथ में चलने लगी। जब जेराज और अधीरा ने नायरा और मायरा को विद्युत के साथ देखा तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके शरीर से शक्तियाँ बाहर आने लगी। ये लड़का कौन है? ये आवाज थी अधीरा की, जो विद्युत को गुस्से से देख रहा था। तुमसे मतलब
और तुम होते कौन हो ये पूछने वाले? जाने मन, तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले इस लड़के से तो मिलूं। लड़के, तू जानता है तूने किस लड़की का हाथ पकड़ा है? क्या तू सही सलामत नहीं रहना चाहता? जयराज की नाराजगी भरी आवाज सुनकर वहाँ खड़े सभी लोगों का ध्यान विद्युत की ओर गया। असलियत में वहाँ मौजूद हर कोई जयराज और अधीरा को अच्छे से जानता था और लोग दोनों की शक्तियों के कारण उनसे थोड़ा डरते भी थे। दोनों ही दूसरे स्तर के योद्धा थे और इस वक्त दोनों के शरीर से लाल और हरे रंग की शक्तियां बाहर आने लगी थी। ये हरी शक्तियां बिल्कुल राजकुमारी ऐश्वर्या की तरह थी और शक्ति के मामले में राजकुमारी ऐश्वर्या ज्यादा ताकतवर थी। जब विद्युत ने देखा कि दोनों भाइयों के अंदर से शक्तियां बाहर आ रही हैं, तो उसने दोनों लड़कियों की कमर पर हाथ रखते हुए अपनी ओर खींच लिया और कसकर पकड़ते हुए मुस्कुराने लगा। ये देखकर जयराज और अधीरा दोनों का खून खौल गया। दोनों विद्युत पर हमला करने ही वाले थे कि तभी राजकुमारी ऐश्वर्या की नाराजगी भरी आवाज गूंजी। जयराज, क्या आप हमारे जश्न को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? आप इन बैलबुद्धि अधीरा से तो समझदार हैं। जब जयराज ने देखा कि राजकुमारी वहां आ चुकी हैं, तो उसने अपनी शक्ति वापस ले ली और राजकुमारी ऐश्वर्या को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी अधीरा ने नाराजगी से खराश भरी आवाज में कहा, हमने शुरुआत नहीं की, जो कुछ किया इस लड़के ने किया था। क्या आपको हम मूर्ख नजर आते हैं? हमें आप दोनों की शक्तियाँ महसूस हो गई थी और विद्युत तो मायरा और नायरा के साथ बात कर रहे थे। एक बात ध्यान रहे, अपने आपसी मसले आप किसी और दिन या मुकाबले में सुलझाइएगा। आज किसी ने हमारा जश्न खराब किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। राजकुमारी ने अधीरा को डांट दिया और फिर आगे चलकर विद्युत के पास आई और मुस्कुरा कर बोली, अरे वाह विद्युत, आपके कपड़े तो बहुत खास है। ये क्या, आपको कपड़े पहनने नहीं आते? ऐसे नहीं, ऐसे अच्छे लगते हैं। और ऐसा कहते हुए राजकुमारी ने अपने कोमल हाथों से उसके कोट के कॉलर को ठीक कर दिया। राजकुमारी ऐश्वर्या को विद्युत के इतने करीब देख वहां आए सभी लड़कों का दिल धड़कने लगा और विद्युत के लिए सबके मन में ईर्ष्या की आग जलने लगी। तभी कोने में एक ग्लास के टूटने की आवाज आई। थोड़ी दूर कोने में खड़े एक लड़के ने वाइन का गिलास जोर से जमीन पर पटक दिया था। विद्युत ने उस लड़के को देखा। लड़का उनकी तरफ बढ़ा और राजकुमारी की ओर मुस्कुराते हुए देखकर बोला, ऐश्वर्या, हमें अपने दोस्त विद्युत से नहीं मिलवाओगी? विद्युत महसूस कर पा रहा था कि उस दोस्ताना अंदाज में एक नाराजगी थी। ये कौन है जिसने राजकुमारी ऐश्वर्या को राजकुमारी कहकर संबोधित नहीं किया और उन्हें उनके नाम से पुकारा? सभी जानना चाहते थे कि वो योद्धा कौन है। तभी वहाँ आई लड़कियों में से एक ने कहा, मैं जानती हूँ ये कौन है। एक बार मेरे पिता के पास महान ऋतिक वेदा आए थे दवा बनवाने के लिए। तब ये योद्धा भी महान ऋतिक वेदा के साथ आए थे। मुझे लगता है कि ये महान ऋतिक वेदा के शिष्य जोरा हैं। जब वहाँ खड़े लोगों ने सुना तो वो चौंक गए और अब उनका उस लड़के को देखने का नजरिया बदल गया। सब जानते थे कि जोरा बहुत जल्द अपने तीसरे स्तर यानी तीसरे चक्र अंजना चक्र को जागृत कर पाएगा और अपनी उम्र के योद्धाओं में सबसे ताकतवर बन जाएगा। तभी जोरा बोला, लड़के, क्या नाम है तुम्हारा? चलिए, अब जश्न शुरू हो चुका है और महान ऋतिक वेदा, उनके दोस्त और पिताजी भी आने वाले हैं। राजकुमारी ने ऐसा इसलिए कहा था जिससे जोरा नाराज होकर कोई हमला न कर दे। जश्न का इंतजाम एक बड़े बागान में किया गया था। तारों के नीचे खुशबूदार फूलों के बीच लोग जश्न का आनंद लेने लगे। इधर कुछ ही समय में विद्युत और दोनों योद्धा सैनिक विद्युत के घर पहुंच गए। विद्युत घर के अंदर दाखिल हुआ ही था कि उसे अपनी गर्दन पर एक जोरदार थप्पड़ का एहसास हुआ। दादी! थप्पड़ इतना जोरदार था कि विद्युत के मुंह से आह भरी चीख निकल पड़ी। अपनी गर्दन को सहलाते हुए विद्युत की नजर अपनी बूढ़ी दादी पर पड़ी और उनकी नाराजगी भरी आवाज विद्युत को सुनाई दी। मुकाबले को जीतने के बाद तो सबसे पहले मुझे बताने वाला था, पर तू तो महलों की राजकुमारियों के साथ पार्टी करने लगा है। अब इस बूढ़ी दादी की तो कोई फिक्र ही नहीं है। वो तो ये जश्न प्रतिस्पर्धा में जीते गए सभी योद्धाओं के लिए था। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था ताकि हम सभी आपस में एक दूसरे से मिल सके। बेटा देख, मैंने तुझे कहा था ना कि अगर तू जीत गया तो मैं तुझे उपहार दूंगी। हाँ, अब तो मैं जीत गया हूँ। लाओ दो, क्या है उस बॉक्स में? ऐसा कहते हुए विद्युत के दिमाग में उस शानदार बॉक्स का ख्याल आया जिसे उसकी दादी ने खोलने से भी मना कर दिया था। विद्युत
की हड़बड़ाहट देख दादी गंभीर होते हुए बोली, मेरी एक बात ध्यान में रखना बेटा, इस बक्से के अंदर एक ताकतवर रहस्यमयी सील और तकनीक है जिसे तुम्हारे पिता ने बहुत मुश्किल से हासिल किया और उनके कई दुश्मन भी बन गए थे। उनका कहना था कि ये सील 3 भागों में है। अगर कोई इसके तीनों हिस्सों पर महारत हासिल कर ले तो वो अपने एक रैंक के ऊपर के किसी भी योद्धा को मौत के घाट उतार सकता है। विद्युत अब दादी की बातें ध्यान से सुनने लगा। तू जानकर हैरान होगा कि तेरे पिता को भी इस तकनीक के पहले पड़ाव में महारत हासिल करने में ही नश्वर रैंक पर पहुंचने जितना वक्त लगा था। 2 स्तर पर महारत हासिल कर पाने में उन्हें नश्वर सम्राट रैंक तक पहुंचने जितना वक्त लगा था, क्योंकि वो 2 ही मूल तत्व शक्तियों पर काबू पा सके थे। विद्युत ने जैसे ही सुना कि उसके पिता मूल तत्व शक्तियों वाले नश्वर सम्राट थे तो उसके चेहरे पर अपने पिता के लिए इज्जत नजर आने लगी। ब्रह्म चक्र सील को तुम अपनी शक्तियों से भी तैयार कर सकते हो, लेकिन तब वो हमला उतना असरदार नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें अग्नि, वायु, पानी, आकाश और भूमि की शक्ति मिला दी जाए तो ब्रह्म चक्र सील का हमला रोकना नामुमकिन हो जाता है और उसे वही रोक सकता है जिसकी शक्तियाँ तुमसे बहुत ज्यादा हो। अगर तुम इस तकनीक को सीखना और ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें इन सभी मूल तत्व शक्तियों पर काबू पाना होगा और उन्हें ढूंढना होगा। इस बक्से में वो तकनीक और कुछ पुराने स्क्रोल और नक्शे हैं जहाँ पर इन तत्वों की ऊर्जा के संकेत मौजूद हैं। जिस दिन तुम इस तकनीक पर महारत हासिल कर लोगे ना, उस दिन मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता के बारे में सब कुछ बता दूंगी। अपनी दादी की बातें सुनते सुनते अचानक विद्युत की नजर खिड़की से नजर आते चांद पर पड़ी और इसी के साथ उसे ध्यान आया कि आचार्य थामा पहाड़ी पर उसका इंतजार कर रहे हैं। उसने जल्दी से कहा, दादी मैं 5 से 6 दिन के लिए ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ, तो आप मेरी फिक्र मत कीजिएगा। विद्युत को बॉक्स में अंगूठी रखते देख दादी गंभीर आवाज में बोली, अपना ख्याल रखना और इस बक्से का भी। विद्युत की निगाहें पर्वत की चोटी पर चारों तरफ आचार्य को ढूंढ रही थी। विद्युत, तुम्हारे पास 7 दिन है, 7 साल नहीं। तुम इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? आचार्य कुछ सोचते हुए आगे बोले, उस बॉक्स को बाहर निकालो और अपना ध्यान केंद्रित करो। विद्युत ने जल्दी से शक्ति महल से मिली अंगूठी को रगड़ा और उसमें से बॉक्स को निकालकर ध्यान केंद्रित किया। कुछ देर ध्यान लगाने के बाद अपने आसपास के शोर से उसका ध्यान बिल्कुल हट गया। उसकी बॉडी के पीछे चक्र जागृत हो गया जिसमें से रोशनी निकलने लगी। वो रोशनी धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में फैल गई। उस रोशनी के साथ छोटी छोटी बिजली की तरंगे भी थी जो बहुत गौर से देखने पर साफ देखी जा सकती थी। जब विद्युत ने अपनी ऊर्जा को आचार्य के बताए अनुसार सामने बॉक्स पर केंद्रित करने के लिए हाथ उठाया तो वो ऊर्जा बॉक्स पर जाने लगी और बॉक्स खुल गया। लेकिन जब वो ऊर्जा को वापस लेना चाह रहा था तो वो ऊर्जा उसके काबू से बाहर होने लगी और ज्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलने लगी। जब आचार्य ने देखा तो वो हैरान हो गए और उन्होंने जल्दी से अपनी ऊर्जा के जरिए उसकी अंदरूनी ऊर्जा को काबू कर उसके शरीर में भेजा। आचार्य की शक्ति बहुत अधिक थी इसलिए उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। ऊर्जा शरीर में चली गई पर अचानक ऊर्जा के ऐसे तेज रफ्तार से अंदर जाने से विद्युत की नसें फूलने लगी और विद्युत का चेहरा पीला पड़ गया। उसे खून की उल्टी हो गई और विद्युत बेहोश होकर गिर गया। जब आचार्य थामा ने देखा तो वो घबरा गए और उसके हाथ की नब्ज जांचने लगे। जब आचार्य ने देखा कि उसकी नब्ज ठीक है तो उनकी जान में जान आई। सब कुछ ठीक है ये जानकर आचार्य थामा ने धीमी आवाज में कहा, ये लड़का सच में एक महान योद्धा का बेटा है और भाग्यशाली है, लेकिन मैं ये जानकर हैरान हूँ कि आम लोगों के चक्र के मुकाबले इसके मूलाधार चक्र की शक्ति बहुत अधिक है। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इसके मूलाधार चक्र की शक्ति मुझसे भी ज्यादा है। विद्युत को बेहोशी में पड़े पड़े सुबह हो चुकी थी और जब सूरज की पहली किरण की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने अपनी आंखें खोली पर उसके शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। तभी आचार्य ने उसकी उठने में मदद की और उसे पत्थर के सहारे बैठाया। जब विद्युत ने आचार्य को वहाँ देखा तो वो बोला, आचार्य मुझे क्या हुआ है और मैं बेहोश कैसे हुआ? क्या मैंने बॉक्स खोला? आचार्य मुस्कुराते हुए बोले, अब तुम इतने सारे सवाल मुझसे एक साथ पूछोगे तो मैं कैसे जवाब दूंगा?
ठीक है, सारी बात बताता हूँ। और आचार्य ने उसे रात की हुई सारी बात बताई कि कैसे उसकी अंदरूनी शक्ति बेकाबू हुई और आचार्य ने उसकी मदद की, जिस वजह से वो बेहोश हो गया। जब विद्युत ने ये सुना तो वो घबरा गया और बोला, आचार्य, मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा? ये सुनकर आचार्य उदास होकर बोले, विद्युत, सच कहूँ तो तुम्हारी शक्ति के रास्ते बहुत कमजोर हैं। तुम्हें कम से कम 10 दिन लगेंगे ठीक होने में। जब विद्युत ने ये सुना तो वो उदास हो गया और जब आचार्य ने विद्युत को उदास होते देखा तो वो हंसने लगे। आचार्य को हंसता देख विद्युत गुस्से से बोला, आचार्य, आप फिर से मजाक कर रहे हैं, ये कितनी बुरी बात है। तभी आचार्य बोले, विद्युत, तुम मेरे शिष्य हो, आचार्य थामा के शिष्य, जिसको अपना गुरु बनाने के लिए दुनिया कोशिश में लगी रहती है, और मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तुम बिल्कुल ठीक हो। अभी तक तुम अपनी जन्मजात मूल शक्ति, जो बहुत कम लोगों को मिलती है, उसका इस्तेमाल करते आए हो। ये पहली बार है जब तुमने अपनी चक्रीय ऊर्जा इस्तेमाल की है, इसलिए तुम्हें शक्ति पाने में दर्द हुआ। ये कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। तुमने वो बॉक्स खोल लिया है और अब तुम देख सकते हो तुम्हें पास होने के लिए क्या मिशन मिला है। जब आचार्य थामा ने विद्युत को बॉक्स के खुलने की बात बताई तो वो खुश हो गया, क्योंकि उस बॉक्स को खोले बिना विद्युत कभी जान ही नहीं पाता कि परीक्षा का अगला पड़ाव क्या है। इसलिए जब उसे पता चला तो वो बहुत खुश हुआ और उस बॉक्स को खोलने लगा। उस बॉक्स के खुलते ही उसके अंदर से एक तेज सफेद रोशनी निकली, जिससे बचने के लिए विद्युत ने अपनी शक्ति का सहारा लिया। हालांकि विद्युत की शक्ति इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी के लिए उसकी आंखें उसको उस रोशनी की चुभन से बचा पा रही थी। तभी विद्युत को उस रोशनी में एक चमकता हुआ कागज नजर आया। विद्युत ने जब उस कागज को छूने की कोशिश की तो वो कागज विद्युत के हाथों में आ गया। विद्युत के हाथों में कागज आते ही उसने उसे पढ़ने की कोशिश की। उसमें चमकदार अक्षरों में कुछ शब्द लिखे हुए थे। जब विद्युत ने वो शब्द पढ़ने शुरू किए तो उसमें लिखा था, एक जादुई जानवर को काबू करें। ये जानवर एक स्तर का या एक स्तर से ऊपर का होना चाहिए। इसकी ताकत कितनी है और ये कितना ताकतवर हो सकता है, इससे निर्धारित किया जाएगा कि आपका रैंक क्या होगा। अगर आपका रैंक 100 से नीचे का हुआ तो आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। इस बात की सूचना आपको शक्ति महल में मिल जाएगी। जानवर को काबू करने के लिए आप किसी भी तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, पर किसी भी ताकतवर दूसरे योद्धा की मदद नहीं ले सकते। आप चाहें तो अपने साथ भाग लेने वाले योद्धाओं की मदद ले सकते हैं, लेकिन जानवर को काबू करने के लिए बाहरी शक्ति या बाहरी योद्धा की मदद लेने पर यह कागज नष्ट हो जाएगा और इस तरह आप मुकाबले से बाहर हो जाएंगे। जब विद्युत ने ये पढ़ा तो वो हैरान हो गया और आचार्य थामा की ओर देखने लगा और हैरानी से आचार्य से पूछा, आचार्य, ये कैसी परीक्षा है? कोई भी योद्धा जो अभी अभी एक स्तर का हुआ है वो कैसे किसी जानवर पर काबू पा सकता है? आप तो जानते हैं कि कोई एक स्तर का योद्धा किसी भी एक स्तर के जानवर के मुकाबले कमजोर होता है। इससे तो उस योद्धा की जान भी जा सकती है। जब आचार्य थामा ने विद्युत को अपनी ओर देखकर सवाल करते देखा तो वो मुस्कुराने लगे और बोले, विद्युत, इस परीक्षा का उद्देश्य मात्र साम्राज्य के लिए ताकतवर नई पीढ़ी के योद्धाओं को ढूंढना ही नहीं होता। सच तो ये है कि इस परीक्षा को पास करने वाले 100 योद्धा किसी भी मामले में आम सैनिकों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होंगे और ये योद्धा इस परीक्षा के बाद जंगल में रहेंगे, जहां उनकी एक गलती उनकी जान को खतरे में डाल सकती है। जब तक जान खतरे में ना हो तब तक किसी भी शक्ति और काबिलियत का पता कैसे चलेगा? कोयले की खान में हीरा कैसे मिलेगा? इस पर विद्युत बोला, आचार्य, तो क्या अब हम इंद्रपुरी के जंगली इलाकों में जाएंगे? इस पर आचार्य बोले, नहीं विद्युत, वहाँ तो आम योद्धा जाएंगे और वहाँ साम्राज्य के सैनिक भी होंगे नजर रखने के लिए कि किसी योद्धा की जान खतरे में ना आ जाए। ऐसे में मैं तुम्हें कैसे सिखाऊंगा? और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर पाए जाने वाले जादुई जानवर आम नहीं होते। वो ज्यादातर 5 स्तर या 6 स्तर तक विकसित हो पाते हैं। ऐसे जानवर किसी 6 स्तर की योद्धा के आगे मजबूर और कमजोर पड़ जाते हैं। जब विद्युत ने सुना तो वो आचार्य को हैरानी से देखने लगा और अगले ही पल उसने पूछा, तो फिर हम कहाँ पर जाएंगे? इस पर आचार्य ने कुछ देर सोचा और बोले, हम लोग काली पहाड़ी के रहस्यमय जंगल में जाएंगे। वो जगह तुम्हारी शक्ति के विकास के लिए एकदम अच्छी रहेगी। वहाँ ज्यादातर बारिश और बिजली गिरती रहती है,
जिसकी वजह से तुम अपनी शक्तियों को और अधिक सीख पाओगे। काली पहाड़ी की वो खौफनाक दुनिया जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता है। कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि खून पीने वाले तिलिस्मी जानवर भी राज करते हैं, जिनके सामने बड़े बड़े योद्धा भी घुटने टेक देते हैं। फिर सवाल ये है, आखिर उसी खतरनाक जगह पर विद्युत को ले जाने की क्यों सोच रहे हैं थामा? क्या ये कोई मिशन है या फिर एक ऐसी चाल जिसका अंत सिर्फ विनाश है? और अगर थामा सच में विद्युत का दुश्मन निकले तो क्या ये वही इंसान है जिसने उसके माता पिता की मौत की कहानी लिखी थी? इन सभी सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो आपको सिंपल सा एक काम करना है। अपने स्क्रीन पर दिखाए गए एक नीले रंग के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने पर तुरंत आपको मोबाइल फोन पे प्ले स्टोर पेज दिखाई देगा, जिसमें पॉकेट एफएम के नीचे दिए हुए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद ओपन बटन पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर से पॉकेट एफएम ऐप रजिस्टर करिए। अब आप पॉकेट एफएम के सभी अद्भुत ब्लॉकबस्टर कहानियों को सुन सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम और सुने ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर।